जिस ईरान युद्ध को अमेरिका के एक बॉम्बर ने एक रात में कर डाला खत्म, वैसा ही अमोघ योद्धा हासिल करने जा रहा भारत। पश्चिमी देशों को शक था, भारत कर रहा रूसी स्टील्थ जेट हासिल करने की कोशिश। पर्दे के पीछे बॉम्बर को लेकर चल रही थी प्लानिंग। 12,000 किलोमीटर तक दुश्मन का पीछे नहीं छोड़ेगा रूस का ये भरोसेमंद लड़ाका मोदी और पुतिन के बीच काफी समय पहले ही हो चुकी थी डील। 40,000 किलो के बम लेकर चीन से लेकर पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर सकता है ये शक्तिशाली हवाई योद्धा। आज हम उस राज्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, उस महाविनाशक हथियार की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का सपना दिखाया है। एक ऐसा हथियार जो अगर भारत की धरती पर उतर गया तो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत का दबदबा ऐसा होगा जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक किला है, एक ऐसा व्हाइट डेविल जो 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से उड़ान भरता है और अपने साथ 40 टन, जी हाँ, पूरे 40,000 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। ये इतना शक्तिशाली है कि नई दिल्ली में बैठकर बटन दबाने पर दुश्मन देश के सबसे सुरक्षित बंकरों को भी मिट्टी में मिला सकता है। ये कहानी है भारत के उस सपने की जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बनने वाला है। इस महाशक्तिशाली हवा में उड़ते हुए दैत्य का नाम है टुपोलेव Tu-160M, जिसे दुनिया व्हाइट स्वान या सफेद हंस के नाम से जानती है। लेकिन इसकी सफेदी और खूबसूरती पर मत जाइएगा, क्योंकि ये वो हंस है जो शांति का नहीं बल्कि प्रलय का संदेश लेकर उड़ता है। ये रूस द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। अब आप पूछेंगे कि ये स्ट्रैटेजिक बॉम्बर क्या बला है, तो आसान भाषा में समझिए, लड़ाकू विमान वो सिपाही होते हैं जो सीमा पर जाकर लड़ते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर वो किंग मेकर होता है जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी राजधानी में उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हजारों किलोमीटर दूर से ही तबाही मचा सकता है, वो भी बिना अपनी सीमा पार किए। ये वो ताकत है जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देशों के पास थी, और भारत इसी ताकत को हासिल करने के लिए रूस के साथ एक बहुत ही खुफिया डील पर काम कर रहा था। ये कोई मामूली सौदा नहीं था, ये इतिहास बदलने वाली एक घटना थी। कल्पना कीजिए, भारत के पास एक ऐसा विमान जो एक बार उड़ान भरे तो बिना तेल भरे कन्याकुमारी से लेकर साइबेरिया तक का चक्कर लगा ले। एक ऐसा विमान जो भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को अपनी पीठ पर लादकर दुश्मन के आसमान में पहुंच जाए और वहां से ऐसी आग बरसाए कि दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले। ये विमान सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ये चीन को संदेश है कि तुम्हारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति अब हमारे व्हाइट स्वान के पंखों के नीचे है। ये पाकिस्तान को संदेश है कि तुम्हारे सारे परमाणु ठिकाने अब दिल्ली की सीधी जद में हैं। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड और रेंज का डेडली कॉम्बिनेशन। जब ये अपनी पूरी रफ्तार यानी 2,200 किलोमीटर प्रति घंटे पर होता है तो दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू विमान इसे पकड़ भी नहीं सकते, और इसकी 12,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पायलट अंबाला या ग्वालियर से उड़ान भरकर पूरे चीन और पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बनाकर सुरक्षित वापस आ सकते हैं। ये वो क्षमता है जो युद्ध का पहला दिन ही आखिरी दिन बना सकती है। ये भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देता जो जमीन और समंदर के अलावा अब आसमान से भी चलाया जा सकता था। ब्रह्मोस और Tu-160M का डेडली कॉम्बिनेशन। अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो इस डील को सिर्फ एक हथियार खरीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और गेम चेंजर बना देता है। ये हिस्सा है ब्रह्मोस। जी हाँ, भारत और रूस का वो साझा गौरव, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसे रोक पाना आज किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। अब तक हमने ब्रह्मोस को जमीन से, जहाजों से और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से लॉन्च होते देखा है, लेकिन कल्पना की उस दहलीज पर चलिए जहां Tu-160M जैसा दैत्य अपनी पीठ पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ब्रह्मोस मिसाइलें लेकर उड़ रहा हो। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में सोचकर ही दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ जाती है। इसे आसान भाषा में समझिए, ब्रह्मोस खुद एक बुलेट की रफ्तार से चलती है और Tu-160M भी लगभग उतनी ही रफ्तार से उड़ता है। जब एक सुपरसोनिक विमान से एक सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो उसकी मारक क्षमता और विनाश करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दुश्मन को पता चलने, रिएक्ट करने
और उसे रोकने के लिए जो कुछ सेकंड का समय मिलता है वो घटकर लगभग शून्य हो जाता है। ये एक ऐसा प्रहार होगा जिसका कोई तोड़ नहीं। इस डील की सबसे अहम शर्त यही थी कि रूस न सिर्फ भारत को Tu-160 HIMARS लीज पर देगा, बल्कि रूसी और भारतीय इंजीनियर मिलकर इस बॉम्बर को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट करेंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग होती। इससे भारत को दुनिया में पहली बार एक एयर लॉन्च्ड स्टील्थी स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्लेटफॉर्म मिल जाता। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को चीन के अंदरूनी हिस्सों जैसे उसके बड़े शहर, सैन्य अड्डे या तिब्बत में बने उसके कमांड सेंटर पर हमला करने के लिए अपनी सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Tu-160M भारतीय सीमा के अंदर हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए ब्रह्मोस लॉन्च कर सकता था और मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने टारगेट को धूल में मिला देती। ये चीन की उस A2/AD एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति का सीधा जवाब होता, जिसके दम पर वो भारत को हिंद महासागर में रोकने की कोशिश करता है। ये भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को एक नई धार देता, एक ऐसी धार जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देती। ये सिर्फ एक सैन्य बढ़त नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत होती। भारत दुनिया को ये दिखा देता कि अब वो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। ये आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति का वो शिखर होता जहां भारत की अपनी बनाई मिसाइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर पर तैनात होती। ये सौदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिशन की तैयारी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का एक ऐसा कॉकटेल था जो भारत को एक झटके में सुपर पावर क्लब के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता। क्यों फंसा है सौदा और AMCA का एंगल? सब कुछ बेहतरीन लग रहा था, एक ऐसा सपना जो हकीकत बनने की कगार पर था। भारत एक ऐसी शक्ति बनने जा रहा था जो एशिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देती। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, एक अप्रत्याशित मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस पूरी डील पर, इस पूरे सपने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये मोड़ था रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा संघर्ष। साल 2022 में शुरू हुए इस संघर्ष ने दुनिया भर के समीकरण बदल दिए और इसका सीधा असर भारत की इस मेगा डील पर भी पड़ा। अचानक रूस को अपने ही बनाए Tu-160M की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगी। जो व्हाइट स्वान भारत के आसमान में उड़ान भरने वाला था, वो अब यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन गया। रूस के एयरबेस पर हुए कुछ यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने ये साबित कर दिया कि Tu-160M अब रूस की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना अहम हो चुका है। अब रूस के सामने ये दुविधा आ गई कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त भारत से किया वादा निभाए या अपनी खुद की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने भी इस डील की राह में कांटे बिछा दिए। Tu-160M जैसे हाईटेक विमान को बनाने के लिए कई छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और चिप्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें से कई पश्चिमी देशों से आते थे। प्रतिबंधों के कारण इन पुर्जों की सप्लाई चेन टूट गई। कजान एविएशन प्लांट, वो फैक्ट्री जहां इन दैत्यों का निर्माण और अपग्रेडेशन होता है, वो युद्धकालीन दबाव और पार्ट्स की कमी के कारण हाँफने लगी। उत्पादन की रफ्तार धीमी पड़ गई और रूस की अपनी वायुसेना की जरूरतें पूरी करना ही एक चुनौती बन गया। ऐसे में भारत जैसे करीबी साझेदार को भी ये विमान देना अब रूस के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन रुकिए, भारत और रूस के रिश्ते इतने सीधे नहीं हैं। ये एक बहुस्तरीय और ऐतिहासिक साझेदारी है। एक तरफ जहां व्हाइट स्वान पर सस्पेंस का धुआं छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस भारत के एक और बड़े सपने को पंख लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और वो सपना है भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान AMCA। जी हाँ, AMCA को उड़ाने के लिए जिस शक्तिशाली इंजन की जरूरत है, उस कावेरी इंजन के एक एडवांस वेरिएंट की टेस्टिंग रूस की सबसे एडवांस लैब में चल रही है। खबर है कि रूस की मदद से इस इंजन ने शुरुआती 25 घंटे की बेहद कठिन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और जल्द ही इसे आगे के ट्रायल्स के लिए भारत भेजा जा सकता है। ये दिखाता है कि रूस भारत को एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर खोना नहीं चाहता। वो जानता है कि आज का भारत 1960 वाला भारत नहीं है। आज भारत के पास अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे कई विकल्प हैं। इसीलिए एक तरफ बॉम्बर की डील पर भले ही अनिश्चितता हो, लेकिन दूसरी तरफ फाइटर जेट के इंजन में मदद करके रूस इस दोस्ती की डोर को थामे रखना चाहता है। ये एक जटिल कूटनीतिक खेल है,
जहां दोनों देश अपने अपने हितों को साधते हुए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। आज का भारत, 2025 का भारत किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं है। ये एक ऐसा भारत है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता है। इसका मतलब है कि भारत अपने फैसले अपनी जरूरतों और अपने हितों के हिसाब से लेता है, किसी के दबाव में आकर नहीं। एक तरफ भारत के रूस के साथ दशकों पुराने आजमाए हुए रक्षा संबंध हैं, तो दूसरी तरफ वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वेड जैसे गठबंधन का एक अहम स्तंभ भी है। भारत फ्रांस से राफेल खरीदता है, इजराइल से सबसे आधुनिक ड्रोन और मिसाइलें लेता है और साथ ही रूस के साथ S-400 और Tu-160M जैसे सौदों पर भी बात करता है। ये वो संतुलन साधने की कला है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी हैरान कर दिया है। Tu-160M जैसी हाई प्रोफाइल डील करना, वो भी ऐसे समय में जब रूस और पश्चिम के बीच 36 का आंकड़ा है, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक जोखिम था। अमेरिका के C-860 जैसे प्रतिबंधों की तलवार हमेशा लटकती रहती है, जो उन देशों पर लगती है जो रूस से बड़े रक्षा सौदे करते हैं। लेकिन भारत ने दुनिया को, खासकर अमेरिका को, ये साफ संदेश दिया है कि जब बात हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो हम वही करेंगे जो देश के लिए सही होगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है जिस पर भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अंदर भी लंबे समय से बहस चल रही है। सवाल ये है कि क्या भारत को वाकई Tu-160 एमियर्सन जैसे महंगे और बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत है? एक पक्ष का मानना है कि आज के दौर में जब हमारे पास Su-30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें हम लंबी दूरी की स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस कर सकते हैं, तो एक अलग से बॉम्बर फ्लीट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का क्या मतलब है? ये विमान रख रखाव में बेहद खर्चीले होते हैं और इनके लिए एक पूरे नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरा ज्यादा शक्तिशाली पक्ष ये तर्क देता है कि लड़ाकू विमान कभी भी एक समर्पित स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जगह नहीं ले सकते। एक Su-30 MKI जहां 8 टन हथियार ले जा सकता है, वहीं एक Tu-160M 40 टन हथियार ले जाता है, यानी 5 गुना ज्यादा। एक बॉम्बर जो काम एक उड़ान में कर सकता है, उसके लिए 5 से 6 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन भेजना पड़ेगा, जिससे जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। चीन जैसे विशाल देश के खिलाफ, जिसकी गहराई में कई रणनीतिक ठिकाने हैं, एक लंबी दूरी का बॉम्बर ही असली निवारक या डेटरेंट हो सकता है। यानी Tu-160M की ख्वाहिश ने भारतीय रक्षा योजनाकारों के दिमाग में ये बीज बो दिया है कि भविष्य के युद्धों के लिए लंबी दूरी की मारक क्षमता कितनी जरूरी है। हालांकि क्या आपको लगता है कि Tu-160M ही भारत का एकमात्र गुप्त हथियार था, या भारत ने पर्दे के पीछे रूस के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बी तैयार कर लिया है जो व्हाइट स्वान से भी ज्यादा खतरनाक है और जिसके सामने आने पर चीन और अमेरिका दोनों के होश उड़ जाएंगे? क्या भारत अपने स्वदेशी AMCA प्रोग्राम को ही एक मिनी बॉम्बर वेरिएंट में बदलने की गुप्त योजना पर काम कर रहा है? इस महाखेल की अगली चाल क्या होगी, जानेंगे बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो में। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।